स्टॉक स्कैनर। आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस चैनल पे दिखाते हैं कि कंपनीज के फंडामेंटल्स किस तरीके से हैं और कंपनीज की ग्रोथ किस तरीके से रही है, कंपनी के फाइनेंशियल किस तरीके से है, की रेशियोज़ के बारे में चर्चा करते हैं और एस्पेक्ट भी कवर करते हैं कंपनीज के बारे में। और आपको यहाँ पे एक समरी के रूप में देखा जाए तो एक कम समय में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो आज जो हमने कंपनी सेलेक्ट की है वो आज की कंपनी है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। जी हाँ, तो आप सभी इस कंपनी के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन हमने कोशिश की है कि एक समरी के रूप में इस कंपनी के बारे में पेश किया जाए। तो जी, जैसा कि आप जानते हैं पतंजलि फूड्स लिमिटेड कहीं ना कहीं तो ये तो पतंजलि की एक देखा जाए तो एक पतंजलि के ग्रुप की कंपनी है। तो देखिए, अभी हम पतंजलि फूड्स को जानने से पहले थोड़ा एक बार पतंजलि के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अभी हम बात कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा आयुर्वेदा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पतंजलि फूड्स के बारे में जानने से पहले तो चूंकि एक आयुर्वेदिक बेस्ड कंपनी के रूप में जानी जाती है, तो उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे भारतवर्ष में किस तरीके से जो आयुर्वेद का रहा है, जो किस तरीके से आयुर्वेदिक बिजनेस में जो कारोबार चलता है इंडिया में, उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट के बारे में तो देखिए, आयुर्वेदिक एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है हमको पहले नंबर पे देखने को मिलती है। जो तकरीबन अगर हम 3 एक्सपोर्टर्स आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें, टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो उसमें आपको भारत जो है सबसे पहले नंबर पे देखने को मिलेगा, जो तकरीबन 34,708 शिपमेंट, जो कि उसके बाद आपका चाइना 206 और फिर मलेशिया तीसरे नंबर पे 52 शिपमेंट के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम मेजर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो देखिए, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, ये सभी आपके मेजर एक्सपोर्टर के रूप में आपको देखने को मिलते हैं इंडिया से, जो बाहर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो सप्लाई होता है उसमें। तो देखिए, अगर हम बात करें पतंजलि के बारे में तो पतंजलि का जैसा कि जानते हैं कि स्वामी मुक्तानंद जी जो थे वो इसके ट्रेजरर और फाउंडर थे, जो कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बनी थी। उसके अगर हम शुरुआती तौर में देखें तो इनका नाम निकल के आता है। और देखिए, अभी जो पतंजलि एग्जिस्टिंग में चल रही है तो इसके कारोबार का अगर हम एक तरीके से देखें, जो एक बृहत रूप में जो बढ़ाने की चली थी एक मुहिम, उसमें अगर हम बात करें तो जो स्वामी रामदेव जी हैं और आचार्य बालकृष्ण, तो 2006 में अगर हम देखा जाए ऑफिशियली एक फाउंडेशन की कंपनी की, तो उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और अगर मैन्युफैक्चरिंग इसके यूनिट्स की बात करें तो जो इसका हेडक्वार्टर है और इंडस्ट्रियल एरिया आपका हरिद्वार बेस्ड में देखने को मिलती है। और अगर हम कंपनी के CEO के बारे में बात करें तो तकरीबन 94% जो शेयर होल्डिंग है वो आचार्य बालकृष्ण जी के पास है इस कंपनी की। अब देखिए कि पतंजलि की प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। तो पतंजलि क्या है कि जो भी इसके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं, तो अगर इसके सक्सेसफुल होने के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करें तो ये निकल के आता है कि पतंजलि जो है वो तकरीबन 5 से 10% के आसपास अपना जो प्राइस है वो अपने कॉम्पिटिटर्स एवरेज प्राइस से वो कम रखने का काम करती है। तो एक ये आपका एक आउटकम निकल के आता है कि इसके सक्सेसफुल होने के पीछे का एक कारण यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो देखिए, पतंजलि तकरीबन 4700 इसके रिटेल काउंटर्स हैं। अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो तकरीबन 3500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और मल्टीपल वेयर हाउस है, जो कि आपका तकरीबन 18 स्टेट्स में है। और अभी इन्होंने बताया है कि तकरीबन 6 स्टेट्स में इनका जो फैक्ट्री है वो प्रपोज्ड अभी है, जो कि और ये उसको इस्टेब्लिश करने वाले हैं। अगर हम बात करें, देखिए पतंजलि के ओवरऑल 2022 का अगर हम डेटा देखें तो तकरीबन जो इसका 1.25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है वो तकरीबन इसका एक्सपोर्ट से आता है, जो कि 304 करोड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और हम बात करें यदि टोटल इसका रेवेन्यू तकरीबन 24,000 करोड़ से ऊपर का इसका टोटल रेवेन्यू चला जाता है कंपनी का, जिसमें कि आपका 1.25% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन करती है अपना। अगर हम बात करें, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि पतंजलि फूड्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, इसका जो इतिहास है वो रुचि सोया से जुड़ा हुआ है। तो रुचि सोया जो कंपनी थी वो आपका फाउंडेड हुई थी 1986 में, जी हाँ 1986 में, जो कि दिनेश सहारा जी के द्वारा फाउंड की गई थी। और अगर मुख्य रूप से इस कंपनी का देखें तो ये मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाई गई थी सोयाबीन एडिबल ऑयल के लिए। और अभी एक बिजनेस डील हुआ था 690 करोड़ के आसपास तकरीबन, जिसमें इसका नाम बदल करके पतंजलि फूड्स कर दिया गया था रुचि सोया का। अगर हम बात करें रुचि सोया के फेल्योर को अगर हम कवर करें, किस तरीके से कंपनी जो है वो डाउनफॉल में गई थी, तो देखिए क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया जो थी
जो इंपोर्ट करती थी, इसका जो मेजर रॉ मटेरियल्स था जो इस कंपनी से इंपोर्ट करती थी, उसने एक नया लॉ इम्पोज कर दिया कि उन्होंने क्या किया था कि अपना जो टैक्स रेट है वो एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल पे उसको काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया था, और जो रॉ मटेरियल्स आते हैं उस पर अपना एक्सपोर्ट का जो टैक्स रेट था उन्होंने काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था। तो इसको भी एक हालांकि और भी रीजंस थे इसके पीछे, लेकिन इसको अगर हम एक रीजन के रूप में देखें तो इस कंपनी के डाउनफॉल के लिए देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पतंजलि फूड्स के बिजनेस की, तो जो पतंजलि फूड्स का जो बिजनेस था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था रुचि सोया को इस डील के बाद। तो रुचि सोया का नाम बदल करके उसके बाद पतंजलि फूड्स कर दिया गया था। और हम बात करें अगर कंपनी का नाम बदलने की बात, तो जो बाबा रामदेव लेड जो पतंजलि आयुर्वेदा कंपनी है उसने एक्वायर कर लिया था तकरीबन 4350, जी हाँ, 4350 करोड़ में, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के थ्रू इन्होंने एक्वायर कर लिया था रुचि सोया को। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से एक्वायर हुआ था, तो देखिए क्या हुआ था कि जो SBI भारत की जो हमारी जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उन्होंने तकरीबन 933 करोड़ का जो लोन था रुचि सोया को, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में यहाँ पे बुक कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने तकरीबन 1300 करोड़ का जो लोन दिया था उन्होंने एक हेल्प के रूप में कि इसको पतंजलि को कि रुचि सोया को एक्वायर करने के लिए, जिसके बाद इसको एक्विजिशन हुआ था। अगर हम बात करें अभी एक मार्केट में न्यूज़ निकल के आ रही है, और स्वामी रामदेव जी ने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या फिर काफ़ी तरीके से के प्राइवेट प्लेटफॉर्म से भी उन्होंने बताया था कि जो वो 6% के आसपास जो शेयर है वो डाइल्यूट करने वाले हैं कंपनी पतंजलि फूड्स का, और वो अभी उन्होंने डेट बताया था कि जून के एंड तक वो इसको कंप्लीट करने वाले हैं। उन्होंने बताया था कि वी एम टू डाइल्यूट 6% स्टेक ऑफ द स्टेक एंड कंप्लीट द प्रोसेस बाय जून एंड तक उन्होंने कहा था, जो कि FPO के रूप में लाने वाले हैं। तो देखिए जो CEO हैं अभी वर्तमान में पतंजलि फूड्स के, संजीव अस्थाना जी, उन्होंने ऐड किया था कि वो प्रमोटर स्टेक को डाइल्यूट करने वाले हैं, जो कि एक मिक्स रूप से किया जाएगा, जो कि होगा आपका एक तो मिक्स रूप से किया जाएगा जो कि होगा आपका ऑफर फॉर सेल होगा कुछ, और जो इन्वेस्टर होंगे उसके थ्रू भी किया जाएगा। अगर हम बात कर ले करेंटली प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो तकरीबन 80.82% जो है वो अभी तक प्रमोटर होल्ड करते हैं, और तकरीबन 19.18, तो देखा जाए तो 19% के आसपास जो है वो शेयर होल्डर्स आपका पब्लिक के रूप में यहाँ पे कंपनी में होल्ड करते हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो FPO की बात चल रही है अभी, तो ये किस तरीके से जो रूल 19A है आपका सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957 की बात करें, तो उसमें ये बताया गया है कि जो लिस्टेड कंपनी होती है उसको तकरीबन आपका मिनिमम जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसकी, वो तकरीबन आप जो 25% आपको करना ही पड़ेगा एक। तो इसी रूल के तहत जो है वो पतंजलि अपना FPO लेके आ रही है। अगर हम बात करें, देखिए अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रमोटर शेयर होल्डिंग की, तो 80.82% प्रमोटर्स दिखेंगे आपको, 14.13 आपको रिटेल और अदर दिखेंगे, और जो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आपको 4.8 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। पतंजलि फूड्स के कंपटीटर की बात करें तो देखिए जो रुचि सोया, इससे पहले पतंजलि जिसको भी हम पतंजलि फूड्स के नाम जानते हैं, तो रुचि सोया जो थी उसके कंपटीटर के रूप में मेन रूप से देखा जाए तो मदर डेयरी थी, मैरिको और अडानी विल्मर देखी जाती थी। अगर वर्तमान में पतंजलि फूड्स के कंपटीटर के बारे में देखें तो डैनोन, डाबर इंडिया और पेप्सिको जो है वो मुख्य रूप से कंपटीटर के रूप में हम देख सकते हैं इसको। और पतंजलि फूड्स का अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 163वें नंबर पे यहाँ पे आपको 512 कंपनी में ये देखने को मिलती है। अगर हम कुछ पॉइंट कवर करें कंपनी के बारे में जो कि फेवर करती है कंपनी को, तो कंपनी एक तो देखा जाए कंपनी के ऊपर काफ़ी कम जो डेट है वो बहुत ही कम है कंपनी के पास। और दूसरी बात, अगर हम दूसरा कुछ फेवरेबल पॉइंट देखें तो उसमें ये निकल के आता है कि इसका जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो तकरीबन 2 सालों से उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और जो एनुअल नेट प्रॉफिट है वो भी 2 सालों से बढ़ रहा है कंपनी का, और बुक वैल्यू जो है शेयर का वो भी इम्प्रूव वहाँ पे देखने को मिलता है। और एक अच्छी बात ये है कि एक जो इसके प्रमोटर है, वो जो प्रमोटर प्लेज है वो आपको यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा। और हम बात करें जो FPI और FII जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी अपना शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया है। कुछ ऐसे पॉइंट जो कंपनी के फेवर में नहीं है उसको कवर कर लेते हैं। तो देखिए अभी डिक्रीज हुआ है आपका शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड के लिए थोड़ा सा,
और जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी 2 सालों से यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलता है। ROA भी डिक्रीज होने को देखने को मिलता है। और नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो यहाँ भी थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है। और रिवेन्यू भी अगर हम बात करें पिछले 2 क्वार्टर में तो वहाँ भी थोड़ा सा हिट होते हुए देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं कि प्रमोटर्स किस तरीके से होल्ड करते हैं कंपनीज में। तो जो पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड है वो तकरीबन आपका 39.4% सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और जो योगाश्रम संस्थान है वो भी तकरीबन 16.6% यहाँ पे शेयर होल्ड करते हैं। और फिर आपको पतंजलि परिवहन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो भी यहाँ पे 13.8% की होल्डिंग यहाँ पे बनती है उनकी। और पतंजलि जो ग्रामोद्योग न्यास है वो भी यहाँ पे 11% के आसपास होल्डिंग उनके देखने को मिलती है। जो और FII के रूप में हम बात करें तो FII भी यहाँ पे 2.8% देखने को मिलता है। एक बार नज़र डाल लेते हैं ईयरली ऑन ईयरली कंपनी के नेट प्रॉफिट पे। तो देखिए जो नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो हमारा मार्च 21 से और 22 में यहाँ पे देखने को मिलता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। और यहाँ अगर हम बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ना दिखाए तो इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर देखने को मिलती है नेट प्रॉफिट की बात करें एनुअली तो। और रिवेन्यू में भी अच्छा खासा एक उछाल ही है देखें तो। अगर हम बात करें क्वार्टरली तो जो सितंबर 22, दिसंबर 22 और फिर मार्च 23 में बात करें तो यहाँ भी आप अगर हम पिछले 2 क्वार्टर का देखें तो इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिलता है। हालांकि इस क्वार्टर में थोड़ा सा हिट हुआ है नेट प्रॉफिट, लेकिन कोई ऐसी कुछ ज़्यादा हिट यहाँ पे नहीं दिखता है। थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम कुछ रेशियोज कवर करें तो जो बुक वैल्यू है पर शेयर का, तो बुक वैल्यू में तो यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। और जो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है। अगर हम देखें जो 16.5 से 9 पे आया है तो यहाँ पे स्टेबल थी पहले 3 क्वार्टर का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउनफॉल आया है। ROCE की बात करें तो वो भी स्टेबल है 15.5 से 14, एक थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। तो इस तरीके से कंपनी के रेशियोज देखने को मिलते हैं। अगर हम स्प्लिट की बात करें तो स्प्लिट तो रिसेंटली ऐसा कुछ देखने को नज़र नहीं आता है कंपनी के अंदर, लेकिन 2007 में इन्होंने एक एक्स डेट जिसकी है 29 अक्टूबर यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। जो ओल्ड फेस वैल्यू था वो 10 और जो न्यू फेस वैल्यू था वो 5। तो स्प्लिट इन्होंने देने का काम किया था 2007 में। उसके बाद राइट की बात करें तो राइट तो अभी रिसेंटली नहीं देखने को मिलता है, लेकिन 1992 में राइट इशू हुआ था। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे 5 रुपये का डिविडेंड आपको 23 सितंबर 2022 में देखने को मिला है। रिसेंटली ऐसा कुछ अभी तक तो न्यूज़ नहीं आया है, लेकिन इससे पहले 23 सितंबर 2022 को यहाँ पे रिसेंटली डिविडेंड देखने को मिलेगा। उससे पहले फिर आपका सितंबर 2016 में, माफ़ कीजिएगा 2015 में, जो यहाँ पे 16 पैसे का है। और रिसेंटली बात करें तो यही आपको देखने को मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमसे जुड़ सकते हैं चैनल पे। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।